हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिस्क्राइब पॉइंट स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सफ़ाहोर आंदोलन को। इस आंदोलन से पहले हम लोगों ने देखा झारखंड में होने वाले अनेक दूसरे आंदोलन जैसे खरवार हो, भूमिज इत्यादि आंदोलन को हम लोग देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि सफ़ाहोर आंदोलन क्या है, इसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया और ये कहाँ पे हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि इस चैप्टर से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट को कि सफ़ाहोर आंदोलन का जो है प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, और किनके द्वारा किया गया था। तो सफ़ाहोर आंदोलन का प्रारंभ जो है 1870 ईस्वी में हुआ था। और किनके द्वारा हुआ था, तो लाल बाबा के द्वारा हुआ था। अब ये जो लाल बाबा हैं, इन्हें लाल हेम्ब्रेम के नाम से भी पुकारा जाता था और इन्हीं लाल हेम्ब्रेम को लाल बाबा के नाम से पुकारा जाता था, जो कि सफ़ाहोर आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सफ़ाहोर आंदोलन के जनक जो हैं लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में 10 द्वारक दल का गठन किया था। तो इसे प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं कि 10 द्वारक दल का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो 10 द्वारक दल जो है इसका गठन सफ़ाहोर आंदोलन के दौरान किया गया था, फर्स्ट है। और किन के द्वारा किया गया था, तो लाल बाबा के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो आंदोलन था सफ़ाहोर आंदोलन, इस दौरान जो है राम नाम का मंत्र दिया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के दौरान राम नाम का मंत्र दिया गया था, तो सफ़ाहोर आंदोलन के दौरान। और किनके द्वारा, तो लाल बाबा जो है इन्हीं के द्वारा जो है सफ़ाहोर आंदोलन के दौरान जो आंदोलनकारी थे उन्हें राम नाम का मंत्र दिया गया था। साथ ही साथ इसी आंदोलन के दौरान जो है सफ़ेद झंडे देते थे कौन, तो ये जो लाल बाबा हैं वे अपने आंदोलनकारियों को सफ़ेद झंडे देते थे। ठीक है, जो कि सत्यता का प्रतीक है। और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि सफ़ेद झंडे जो है किस आंदोलन के दौरान लोगों को दिया जाता था। तो सफ़ेद झंडे जो है सफ़ाहोर आंदोलन के दौरान जो है लाल बाबा के द्वारा अपने आंदोलनकारियों को दिया जाता था। और साथ ही साथ ये जो लाल बाबा थे अपने आंदोलनकारियों को, जो संथाल के लोग हैं, उन्हें जनेऊ पहनने के लिए भी कहते थे। ठीक है, कि आप लोग जनेऊ का धारण करें, मांस मदिरा नहीं खाएं और सफ़ेद झंडे को रखें, साथ ही साथ राम नाम का मंत्र का उच्चारण करें। ये सारी बातें जो है सफ़ाहोर आंदोलन से संबंधित है, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट आंदोलन कौन सा, उसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खरवार आंदोलन को। ठीक है, तो खरवार आंदोलन जो है 1874 ईस्वी में हुआ था। अब ये किनके द्वारा हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इसे भी देख लेते हैं कि खरवार आंदोलन जो है संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि खरवार आंदोलन कब हुआ था, तो 1874 में। और कहाँ पे हुआ था, तो संथाल परगना क्षेत्र में। और किनके नेतृत्व में था, तो ये जो खरवार आंदोलन है ये भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था 1874 में संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत। और इस आंदोलन के दौरान जो है भागीरथी मांझी ने अंग्रेज़ शासन जो है इसका जो है असहयोग की नीति इसके विरोध में अपनाए थे। जैसे कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी नियम कानून थे उसका सहयोग नहीं करना। ठीक है, कि उनके नियमों को, उनके नीतियों को हम लोग नहीं मानेंगे, ये इस आंदोलन का रूल था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भागीरथी मांझी जो है आदिवासियों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। तो प्रश्न बन सकता है कि जो भागीरथी मांझी हैं इन्हें आदिवासी लोग किस नाम से पुकारते थे, तो भागीरथी मांझी को आदिवासी लोग जो है बाबा के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट आंदोलन हम लोग देखते हैं ताना भगत आंदोलन। तो ये जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था, तो ताना भगत आंदोलन जो 1914 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। और किसके नेतृत्व में किया गया था ताना भगत आंदोलन, तो ताना भगत आंदोलन जो है जतरा भगत के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। कब, तो 1914 ईस्वी को। और ये जो आंदोलन था मूलतः किस लिए हुआ था, तो धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन के तौर पे इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये जो आंदोलन था ताना भगत आंदोलन ये कहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है, और कब, तो 1914 ईस्वी में तो शुरू हुआ था। और ये कहाँ पे, तो चिंगरी नामा टोली जो गुमला क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ताना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी ये जो आंदोलन है गांधीवादी रीति के अनुसार से चला था, यानी अहिंसा को इस आंदोलन के तहत अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार कहाँ पे हुआ था,
प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो ताना भगत आंदोलन हुआ था इसका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ था? तो गुमला, रांची, लोहरदगा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस ताना भगत आंदोलन का प्रचार और प्रसार हुआ था, जो कि 1914 ईस्वी में हुआ था। और किसके नेतृत्व में? तो जतरा भगत के नेतृत्व में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये जो ताना भगत आंदोलन था रांची, गुमला के अलावा मांडर क्षेत्र में भी हुआ था। तो यहाँ पे जो है इसका नेतृत्व शिबू भगत के द्वारा किया गया था। तो प्रश्न बन सकता है कि मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो शिबू भगत के द्वारा। और घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो बलराम भगत जो है इनके द्वारा घाघरा क्षेत्र जो है वहाँ पे किया गया था। यही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो बिशुनपुर क्षेत्र था इसमें ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो भिखू भगत के द्वारा। नेक्स्ट है देवमनिया नामक जो महिला थी, इनका संबंध ताना भगत आंदोलन से था और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने ताना भगतों को प्रिय अनुयायी नाम से संबोधित किया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि ताना भगत आंदोलन के दौरान प्रिय आंदोलनकारियों को प्रिय भगत अनुयायी के नाम से किन के द्वारा संबोधित किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ताना भक्तों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था। अब ये जो 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया था नागरिक अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन के दौरान ये जो ताना भगत थे इन्होंने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। अब प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी को 1940 के कांग्रेस के जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें किनके द्वारा 400 रुपये की थैली भेंट की गई थी? तो ताना भक्तों के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड की उरांव जनजाति ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, नेक्स्ट ताना भगत आंदोलन के अनुयायी महात्मा गांधी से ज़्यादा प्रभावित थे। अब ये जो ताना भगत आंदोलन के अनुयायी थे, ठीक है, ये लोग महात्मा गांधी के जो रूल थे, ठीक है, अहिंसावादी, उससे ज़्यादा करके प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस आंदोलन के तहत, ठीक है, झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो ताना भगत आंदोलन के तहत झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था ताना भगत आंदोलनकारियों के द्वारा। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हुआ। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा आंदोलन था जो धार्मिक से राजनीतिक की ओर परिवर्तित हुआ? तो ताना भगत आंदोलन जो है राजनीतिक, धार्मिक से धर्म से राजनीतिक की ओर परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन जनजातीय आंदोलन था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। ठीक है, ताना भगत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन की स्थापना है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि ताना भगत आंदोलन जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन की स्थापना जो है ताना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हम लोग यहीं पे देखते हैं कि ताना भगत आंदोलन के जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक जागरण का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे लास्ट सेकंड पॉइंट है कि रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम जो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो रांची जिला का ताना भगत पुनर्वास अधिवेशन है ये कब पारित हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। और जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण दीकू का शोषण था। अब ये जो जनजातीय आंदोलन हो रही थी, ठीक है, झारखंड में, इस सब का मुख्य कारण क्या था? तो दीकू जो यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों का शोषण था। ठीक है, झारखंड के जो जनजातीय थी जो बाहर से आकर के झारखंड में निवास करती थी उन्हें दीकू कहा जाता था और उनका शोषण किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध ये लोग जाकर के यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। तो इस प्रकार से आज का ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।